नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बीमा का बदला या नीतीश का दांव तगड़ा, आजकल दोनों तरफ से जबरदस्त प्रहार हो रहा है। पहले नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की, लेकिन उसका जवाब जो बीमा भारती की तरफ से आया उस पर भी सोचना हमें चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद सीधे डिबेट पर लौटते हैं। बुधवार को बिहार के रुपौली विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग है। वोटिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा से लेकर मतदान तक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो लोगों का रूट मार्चेस और एलआरपी शुरू हो गए हैं। फुट पेट्रोलिंग और मोबाइल पेट्रोलिंग भी जारी है और खास करके जो इलाका ट्रबल्ड है। रुपौली विधानसभा का उपचुनाव कोई आम चुनाव भर नहीं है। भले ही रुपौली से एनडीए की ओर से कलाधर मंडल और इंडी अलायंस से बीमा भारती चुनाव लड़ रही हों, लेकिन ये चुनाव सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। लोकसभा में पेट नहीं भरा इससे, तब विधानसभा चुनाव लड़वा दिया। आरोप है कि लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू से आई बीमा भारती को पूर्णिया से चुनाव लड़ाने के लिए लालू प्रसाद ने पप्पू यादव को बेटिकट करा दिया था, लेकिन बीमा भारती लोकसभा का चुनाव तो हारी ही, जमानत तक बचा नहीं पाई। अब जबकि बीमा भारती रुपौली विधानसभा उपचुनाव में अपनी पुरानी सीट बचाने की लड़ाई लड़ रही है, तो इंडी अलायंस की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तक ने चुनाव जिताने के लिए जी जान लगा दिया है। तो इस बार बिहार का भी इंडिया जो है, बिहार कब जीतेगा। रुपौली विधानसभा का उपचुनाव सीएम नीतीश कुमार के लिए भी बहुत मायने रखता है। नीतीश कुमार ने 2010 से लेकर 2020 तक बीमा भारती को 3 बार जेडीयू से चुनाव लड़वाया, मंत्री तक बनाया, लेकिन सांसद बनने के चक्कर में बीमा भारती नीतीश कुमार का साथ छोड़कर आरजेडी में चली गई। इसका मलाल नीतीश कुमार को अब तक है। हम उसको तो राज्य सरकार में मंत्री तक भी बनाए, उसको पहले उसको कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सबको इज्जत देते रहे। देखिए, हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर है। अब रुपौली की जनता बीमा भारती पर भरोसा करती है या फिर नीतीश कुमार के उम्मीदवार कलाधर मंडल पर? ये 13 जुलाई को पता चलेगा, जब वोटों की गिनती पूरी होगी। फिलहाल सबको बुधवार को होने वाली वोटिंग का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आज के डिबेट को सीधे शुरू करते हैं और एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ होंगे, सुहेली मेहता प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे और जेडीयू से अभिषेक झा प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ होंगे। बीमा का बदला या नीतीश का दांव तगड़ा? नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि आखिर बीमा भारती जिन्हें पूरी तवज्जो दी गई, इज्जत दी गई, विधायक बनाया गया और उसके बाद लोकसभा की टिकट को लेकर वो आरजेडी के खेमे चली जाती हैं, वहां से टिकट मिलती है, हार जाती हैं, जमानत जब्त हो जाती है और उसके बाद जब नीतीश कुमार इस उपचुनाव में, रुपौली उपचुनाव के प्रचार के लिए जब जाते हैं तो मंच पर उन्होंने सारी बातें कही। मामला क्या है आप देखिए। बीमा भारती ने बताया अति पिछड़ा की बेटी का अपमान किया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने जो भी कहा वो अति पिछड़ा की बेटी का अपमान है। बीमा भारती ने नीतीश कुमार की याददाश्त को कमजोर बताया है कि उन्हें याद नहीं है कि सबसे पहली बार वो निर्दलीय चुनाव जीत कर आई थी। उन्हें कोई सिखाया नहीं था, बल्कि रुपौली की जनता ने ही उन्हें विधायक बनाया था और घर से, चूल्हा चौके से हटाकर उन्हें मेन फ्रेम में लाकर विधायक बनाया। अब मुख्यमंत्री का बयान और उस पर बीमा भारती का प्रहार। सीधे लौटते हैं और बात करते हैं कि ये युद्ध जो कि उपचुनाव के रूप में सामने आया है वो कैसे लड़ा जाएगा, कैसे ये युद्ध होगा। ये थोड़ा लाइट म्यूजिक के साथ अगर डिबेट हो तो मजा आ जाए। थोड़ा सा म्यूजिक जरा ऑन करते हैं। हाँ, ये आनंदित करता है और थोड़ा हमें लगता है कि ये थोड़ा पेस बनाकर रखता है ताकि हम सभी को भी मजा आता है। हमारे साथ सुहेली मेहता जी भी हैं, हमारे साथ एजाज अहमद भी हैं। एजाज अहमद साहब, बीमा का बदला या नीतीश का दांव तगड़ा, मसला बड़ा होता जा रहा है क्योंकि कोई भी चुप रहने को राजी नहीं है। नीतीश कुमार अपने अंदाज में होते हैं और जब अंदाज में होते हैं तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इस बार बीमा भारती ने जो जवाब दिया है
हमें कहीं से कोई आपत्ति नहीं है कि किन्होंने क्या कहा, लेकिन बीमा भारती ने कहा कि हमने किसी ने नहीं बल्कि रुपौली की जनता ने बनाया है। अब जरा बताइए कौन सा दांव खेला जा रहा है? अति पिछड़ा जो वोटर्स हैं वो तो जेडीयू कहती है कि वो हमारे हैं, आपके पास फिर क्या है? देखिए विवेक जी, हमारे पास तेजस्वी जी का 17 महीने का काम है और तेजस्वी जी ने जो काम किया है वो हर आवाम के जबान पर है और नौजवान जिस तरह से तेजस्वी जी के कामों की सराहना कर रहे हैं, तेजस्वी जी ने जो नौकरी और रोजगार दिया उसके प्रति लोगों का जो आकर्षण है, लोगों का जो समर्थन है, लोगों का जो विश्वास है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का फ्रस्ट्रेशन, माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाना ये कहीं से भी उचित नहीं है। और एक अति पिछड़ा समाज से आने वाली महिला और उसके संबंध में जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया ये महिला का अपमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमने सम्मानित किया, तो सम्मान आप किस तरह से दिए हैं ये तो सार्वजनिक सभा में आपने स्पष्ट कर दिया कि आप सम्मान उसी को देते हैं जिससे आपको कुछ राजनीतिक लाभ नजर आता है। चलिए एक मिनट जरा रुकिएगा, हम ऑल्टरनेट आते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, शायद अभिषेक हमारे साथ आ गए हैं क्योंकि आवाज हम तक पहुंच गई थी। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक जरा हमें बताइएगा अभिषेक कि ये क्या था जो कहा जा रहा है, जो अभी बीमा भारती की तरफ से कि ये अति पिछड़े का उनकी बेटी का अपमान है। हालांकि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उसके ठीक उलट वो ये कह रहे हैं कि पहली बार जब निर्दलीय चुनाव लड़कर आई, जीत कर आई, तो रुपौली की जनता ने उन्हें बनाया, चूल्हा चौके से हटाया, कहा कि नहीं आप आइए और आप इलेक्शन लड़िए, और उन्होंने जीत दर्ज की। देखिए, बीमा भारती जी का जो राजनीतिक इतिहास है वो सबके सामने है। कितना सम्मान हमारी पार्टी से मिला, मंत्री तक बनाया गया, वह भी आपके सामने है। और ये सोच लेना कि एक बार अगर कहीं की जनता ने किसी जनप्रतिनिधि पर भरोसा जताया है, उनको वोट्स दिए हैं, जिताया है, तो उन वोटों के ये मालिक हो गए हैं। बीमा भारती जी का ये जो भ्रम है ना, वो इस लोकसभा के चुनाव में पहले ही टूट गया होगा। आप सबको मालूम है कि बीमा भारती जी को पूरे लोकसभा में मुट्ठी भर वोट मिले थे, जमानत जब्त हो गई थी। रुपौली के लोगों ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया, बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। और इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि मुट्ठी भर वोट तक भी नहीं पहुंच पाएंगी, जमानत भी नहीं बचा पाएंगी, चुल्लू भर वोट उनको आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और हमारी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार है वो किस समाज से है? अभी जो आरजेडी के लोग दुहाई दे रहे हैं, अति पिछड़ा समाज को सम्मान देने का जो हक है, जो काम है वो नीतीश जी ने किया है। उनको उनका असली हक नीतीश कुमार जी ने दिलाया है। और यही मेन कारण है कि अति पिछड़ा जो समाज है पूरे बिहार का, वो नीतीश जी के साथ मजबूती से खड़ा है, हमारे गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा है। पप्पू यादव अब उनके साथ दंडवत होने का एक खेल देख लीजिए। एक मिनट रुकिए, वही कर रहा हूँ। पहले वो पप्पू यादव जी के खिलाफ लड़ रही हैं, अब जाकर दंडवत हो चुकी हैं। तेजस्वी जी ने क्या कहा था लोकसभा के चुनाव में, आपको याद होगा प्रचार के दौरान, कि भाई या तो हमको दे दीजिए, नहीं तो फिर एनडीए को वोट दे दीजिए। तो रुपौली की जनता ने भी इस बात को नोटिस कर लिया है। अब वो कंफ्यूजन में नहीं आने वाले हैं। तेजस्वी जी बताएं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग बताएं कि जिन पप्पू यादव के खिलाफ ये लोग इतनी बैटिंग कर रहे थे, आज उनके सामने शरणागत क्यों होना पड़ा? भाई इतना अगर संगठन पे अपने भरोसा है तो पप्पू जी के सामने क्यों आप दंडवत हो रहे हैं? एक मिनट भाई, अभिषेक भाई एक मिनट। एजाज अहमद, हमारे उम्मीदवार के साथ एजाज अहमद साहब, एक बड़ा सवाल अभिषेक झा ने खड़ा कर दिया। कौन शरणागत हो रहा है आखिर? पप्पू यादव को, क्या पप्पू यादव को ऐसा लगता है कि बिना लालू प्रसाद के काम नहीं चलने वाला? और ठीक है, लोकसभा चुनाव में जो हुआ सो हुआ, जो बयान दिए गए सो दिए गए, लेकिन बीमा भारती के साथ आकर बढ़िया वाला फोटो जो पब्लिक डोमेन में है उसे दिखाकर यह जताने की कोशिश की नहीं भाई हम अब पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या मतलब है? विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामाजिक न्याय की धारा है, जो सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने वाली धारा है, और जिस तरह से देश के स्तर पर नफरत फैलाने वाली शक्तियां बढ़ रही हैं, और उन नफरत फैलाने वाली शक्तियों के सामने जनता दल यू नतमस्तक हो चुकी है। जनता दल यू ने अपने विचारों को पूरी तरह से उनके सामने गिरवी रख दिया। अरे पप्पू जी के सामने क्यों नतमस्तक है, ये बताइए ना भाई। तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि 25 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और इनके सारे नेता चुप्पी साध लेते हैं, तो यही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जनता दल यू की क्या बिसात है। अभिषेक कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं।
अभिषेक कुछ पूछ रहे हैं आपसे, एजाज भाई। सीधा सवाल है, एक लाइन का सवाल है विवेक जी कि पप्पू यादव जी के सामने नतमस्तक क्यों हुए हैं? अपने संगठन, अपने गठबंधन पर भरोसा नहीं है, तब तो आपको नतमस्तक होना पड़ा है। इतने अभिषेक की जनता ने दिया, वो भी आपके सामने है। किस कॉन्फिडेंस में आप जी रहे हैं? आपको शायद ज्ञान की कमी है। आप लोग पप्पू जी के सामने नतमस्तक क्यों है? जवाब दीजिए इसका। आप अपना ज्ञान बताइए ना भाई, बढ़ा लीजिए। अरे छोड़िए मेरे ज्ञान को, हटाइए मेरे ज्ञान को, मेरे ज्ञान के चक्कर में आप मत पड़िए। सबसे बड़ी बात यह है, मेरे ज्ञान के चक्कर में आप मत पड़िए। आप सीधा मुझे एक जवाब दीजिए कि पप्पू जी के सामने आप नतमस्तक क्यों हैं? क्या कारण? अरे सुनिए ना, क्या कारण? सुनने का शक्ति रखिए। अरे आपको अपने गठबंधन पर भरोसा नहीं है? आपके नेता तो फ्रस्ट्रेशन में ही है। अपने संगठन पर भरोसा नहीं है? अभिषेक बोलने दीजिए जरा। हाँ, नहीं टिक सकते। आप बोलिए एजाज अहमद। में बताइए ना। हाँ बोलिए, आप एजाज भाई रुकिए। चलिए आप लाइन पर रहिए ना, एजाज अहमद लाइन पे। ऊर्जा को बचा के रखिए। ठीक है। देखिए, सबको पता है कि इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सभी एक साथ चुनाव मैदान में एक दूसरे के साथ समन्वय, एक दूसरे के साथ विचारों का जो आदान प्रदान है, उसके साथ चुनाव मैदान में है। ये वैचारिक लड़ाई, विचारों का आदान प्रदान वाली बात। यह स्पष्ट रूप से सही कहा। सभी लोगों ने कह दिया है कि जो गठबंधन के लोग हैं, एक साथ एक लक्ष्य को लेकर के कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति में हम उस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ चलने वाली पार्टियों को इस देश में। चलिए ठीक है, ये कसम तो लोकसभा में भी खाया था, अब उपचुनाव में आप लोग खा रहे हैं। चलिए ठीक है। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संजय, हमें जरा बताइए, सारी बात सुनने के बाद इतने दूर तक का जो प्रकरण चला, उसमें 2-3 बातें आपको समझ में आई होंगी। 2-3 सवाल आप हमारे मुंह से सवाल के तौर पर सुनना चाहते हैं। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप शुरू हो और बताएं एक एक करके कि कहां कौन सा समीकरण फिट हो रहा है, और अभी जो सामाजिक, वैचारिक, ये सारे शब्दों का जो इस्तेमाल हो रहा है, इनकी जो आहुति दी जा रही है, तो क्या निकलने वाला इस यज्ञ से? नहीं, देखिए, विचारधारा के स्तर पर तो अब चीज़ें नहीं रह जाती हैं। व्यक्ति अपनी सफलता की गुंजाइश जिस पार्टी में देखती है, चीज़ें वहाँ तय हो जाती है। इस सच्चाई को कौन इनकार कर सकता है? ठीक है, एक बार वो निर्दलीय जीत गई, लेकिन क्या जेडीयू ने उनको बार बार टिकट नहीं दिया? अगर मुख्यमंत्री का प्रोगेटिव है कि वो किसको मंत्रिमंडल में शामिल करें, तो अगर बीमा भारती को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, तो क्या इसके लिए नहीं माना जाएगा कि नीतीश कुमार जी ने एक मंत्रिमंडल में जगह दे करके जो कह रही हैं कि अति पिछड़ा के बेटी का अपमान हुआ है, उनका सम्मान नहीं हुआ था? तीसरी चीज़, क्या बीमा भारती जी जेडीयू में विधायिका रहते हुए क्या वो पाला नहीं बदल ली? ठीक है, उनको टिकट मिल गया, वो चुनाव लड़ी, हारना जीतना अलग बात है, लेकिन पाला बदली या नहीं बदली? कौन सी परिस्थिति ऐसी खड़ी हो गई थी जिसमें उनको पाला बदलने की नौबत आ गई? तो खैर, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सामाजिक समीकरण, पप्पू यादव तो निर्दलीय हैं, वो कहाँ, वो विचारधारा के स्तर पर कब किसके साथ खड़े होंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पप्पू यादव अभी तो निर्दलीय हैं, और जब निर्दलीय हैं तो निर्दलीय होकर के समर्थन देने का उनको अधिकार है। यही पप्पू यादव कुछ दिन पहले तक बोल रहे थे कि मैं चाहता हूं कि रुपौली से साफ सुथरी छवि का उम्मीदवार जीते। साफ सुथरी छवि का उम्मीदवार कौन है सबको पता है। महत्वपूर्ण पार्ट इसमें है कि भाई आपकी भाषा, आपके भाव, आपके तर्क क्यों बदल जाते हैं। अगर आप विचारधारा से और साफ सुथरी छवि के प्रति आप निष्ठावान हैं, तो फिर आपके भाव, विचारधारा, चीजें कैसे बदल जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रह गई बात कि बिल्कुल इस बात में तो सच्चाई है, टिकट पार्टी देती है लेकिन वोट तो जनता देती है, और कोई भी प्रतिनिधि अगर जीतता है तो जनता के वोट से ही जीत करके आता है। तो वो बीमा भारती जीते, कलाधर मंडल जी जीते, शंकर सिंह जीत जाए, वो तो जनता के वोट से ही जीतेंगे, जनता रुपौली की तय करेगी। लेकिन रुपौली में जो विकास किया, जो एक बड़ा आयाम गढ़ा गया, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सड़क का मामला हो, पुल का मामला हो, पुलिया का मामला हो, वो बिल्कुल दियारा का क्षेत्र है, और वो दियारा का नदी के एक किनारे वो पड़ा हुआ है, वो क्षेत्र है। अगर वहाँ चीज़ें आई 15 वर्षों में, 12 वर्षों में, 10 वर्षों में, 20 वर्षों में, किसी ने तो उसके बारे में सोचा, और सोच करके जब वो विकास की रोशनी वहां तक पहुंची, इस सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा। वोट आप जिनको दीजिए उससे कोई मतलब नहीं है कि आप इनके पक्ष में हैं कि उनके पक्ष में हैं, ठीक है। लेकिन अगर विकास की इबारत लिखी गई है तो उस सच्चाई को स्वीकार करनी होगी। तो बीमा भारती जीतेंगी कि कलाधर मंडल जीतेंगे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या रुपौली अगर बेहतर चाहता है, विकास की एक और इबारत लिखना चाहता है, तो वहां के मतदाताओं को भी तय करना
करना होगा। कल तो वहां के मतदाता तय कर देंगे ना कि वो किनके साथ खड़े हैं। और अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ है, सबसे अधिक वोट तो जेडीयू के संतोष कुशवाहा को आया था। अगर रुपौली विधानसभा का रिकॉर्ड देख लीजिए, 28,000 मतों से रुपौली से वो लीड किए थे। सेकंड नंबर पर पप्पू यादव थे। और ये बीमा भारती जो दावा कर रही है कि हम अति पिछड़ा की बेटी हैं, सबसे कम वोट मिला था, जबकि वहां की वो विधायिका थी। तो मैं मानता हूं कि मतदाता कब किस परिस्थिति में और किनके साथ खड़े आप हैं, इस पर भी चीजें निर्भर करती है। तो बीमा भारती या कलाधर मंडल या शंकर सिंह, ये तय मतदाता करेंगे। लेकिन विचारधारा की बात जो पार्टियां करती है, मैं कहता हूं कि ये अपनी सुविधा के हिसाब से करती है। कोई विचारधारा की बात नहीं होती है। जहां आपको शूट करता है चीजें, आप वहां चले जाते हैं, वहां पर आप अपना तलाशते हैं। राजनीति में कोई विचारधारा नहीं होती। सर, हम एक बार फिर आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले सुहेली मेहता प्रवक्ता बीजेपी से हैं। लड़ाई समझ रही है सुहेली जी, आप ही लोगों से है। आप लोगों से क्या सीधे बीजेपी का नाम आरजेडी ले रही है? और विचारधारा, जिस विचारधारा से लड़ाई है, आपके विचारों से कोई मेल नहीं खाता, इसलिए ये युद्ध बराबर हो रहा है, कभी चुनाव कभी उपचुनाव। देखिए, सब लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं का टेप बंद ही नहीं होता है जब शुरू होते हैं कि इनके नेता ने क्या क्या काम किया। इतना टेप चालू होता है कि दूसरे के भी किए हुए काम को वो अपने ही खाते में डाल लेते हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने जितना काम किया है उतना कोई नहीं किया है आज तक। बीमा भारती जी ठीक है, विधायक थी, मंत्री थी, लेकिन उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि वो उनको जो वोट मिला, जो बार बार विधायक बनी, वो कहाँ से खड़ी थी? वो एनडीए की कैंडिडेट थी, इसलिए लड़ी और इसलिए वो जीती। लोकसभा में उसका सीधा सीधा उदाहरण मिल गया कि क्या हश्र हुआ। अभी फिर जो अगला चुनाव होने वाला है, ये उपचुनाव, उसमें भी उनको ये सब पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर हैं। इसलिए अगर कोई किसी को आगे बढ़ाता है, कोई पार्टी आगे बढ़ाती है, तो किसी भी कैंडिडेट को ये भूलना नहीं चाहिए बीमा भारती जी किस परिस्थिति में पार्टी से अलग हुई हैं और किस परिस्थिति में उनका, ये पूरा बिहार जानता है कि किस तरह से ये नीतीश सरकार को धोखा देकर और किस तरह के जाल बुनकर और किस तरह सरकार गिराने की बात ये लोग सोचती थी। धोखा देकर और तब अलग हुई हैं, तब इनको राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया है। पप्पू यादव जी आज विचारधारा की बात करते हैं और अभी एजाज अहमद बोले कि हम लोग महागठबंधन के लोग हैं, उसमें पप्पू यादव जी शामिल हैं। तो अभी लोकसभा चुनाव में कहाँ चले गए थे? आप 9 भी कीजिएगा, आप 6 भी कीजिएगा, तो इससे तो होगा नहीं। ये समझने की ज़रूरत है कि आज बिहार में किसकी ज़रूरत है। आज बिहार में जिस तरह से नीतीश जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जिस तरह से बिहार का विकास किया, जिस तरह से ये लोग गड्ढे में पहुंचा दिए थे बिहार को और वहां से यहाँ लाया, उसमें बिहार की जनता जानती है कि हमें किसके साथ रहना है। इसलिए किसी को बहुत घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो कैंडिडेट है वो किस तरह की छवि वाला है, ये रुपौली की जनता जानती है। और बीमा भारती जी का क्या इतिहास है, ये भी रुपौली की जनता जानती है। अगर जनता दल यूनाइटेड में आदरणीय नीतीश जी उनको जगह नहीं देते तो पूरे जनता दल यूनाइटेड की महिला नेताओं में वो सबसे विद्वान नहीं थी कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश जी हर वर्ग की महिलाओं का, जनता का ख्याल रखते हैं और चूंकि ये लोकतंत्र है, ये इसमें कहीं भी किसी तरह का उस तरह की बात नहीं होती है, इसलिए उनको मंत्री बनाया गया, क्योंकि उनको एक अति पिछड़ा का प्रतिनिधित्व के रूप में उनको रखा गया। इससे वो क्या समझ रही हैं? ठीक है अभिषेक झा, यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम करता है? जेडीयू जो नंबर सभी डॉक्टर संजय बता रहे थे कि किस तरीके से जो वोट परसेंट था या फिर जो वोट मिले थे उसमें कौन आगे था कौन पीछे था। पप्पू यादव यहाँ पर एक फैक्टर के तौर पर जो तस्वीरें आई हैं उसमें दिखते हैं कि पप्पू यादव अपना प्रभाव शायद छोड़ पाए। लेकिन क्या नीतीश कुमार जो कह के आए हैं, जो बोल के आए हैं, और उसके बाद जो बीमा भारती ने कहा है, इसका भी कोई इम्पैक्ट होगा? कैसे आप लोग कैसे इसे देख रहे हैं और मार्जिन क्या लेकर चल रहे हैं आप लोग? देखिए, हम सीधा देख रहे हैं उसको। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन इंटैक्ट है। पप्पू यादव जी के साथ क्या सलूक आरजेडी ने किया, यही बीमा भारती जी ने किया। किस तरह से उनको चिढ़ाया लोकसभा चुनाव से पहले कि हमको समर्थन दे दीजिए, आप बैठ जाइए, वह भी सबने देखा। अब ये मुगालते में लोग क्यों हैं? राजनीति में सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जरूरी थोड़ी होता है। पप्पू जी अगर समर्थन का ऐलान कर देते हैं तो समर्थन कर ही देंगे क्या?
उनको ये बात गले के नीचे उतरेगी कि आरजेडी की उम्मीदवार जीत जाए और अगली बार फिर से लोकसभा के चुनाव में उनके सामने एक दावेदार के रूप में उभर जाए। पप्पू यादव जी ने कह दिया है तो इसका ये मतलब निकाल रहे हैं अगर आरजेडी के साथी तो फिर उनको साधुवाद। ये भले शरणागत हो चुके हैं चूंकि ये अपॉर्चुनिस्ट है। चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव के समय किस तरह की स्थिति बनाई पप्पू यादव जी की सबने देखा। अब क्या कर रहे हैं वह भी सब लोग देख रहे हैं। इस नूरा कुश्ती को जनता पसंद नहीं करती है। 28,000 के मार्जिन से हमने लीड किया था अगर लोकसभा के चुनाव में, 40 से 50,000 के मार्जिन से हम इस बार रुपौली विधानसभा का जो चुनाव है वो उपचुनाव जो है उसको निश्चित रूप से जीतेंगे। अति पिछड़ा समाज की कोई इकलौती रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बीमा भारती जी। कई लोगों को सम्मान नीतीश जी ने दिया है, आगे भी देंगे, उनको मौका दिया। ये इमेज भारी पड़ जाएगा जैसा कि लोग बता रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, आप कैसे देखते हैं कि कंक्लूड कीजिए आप इसे, जो इमेज लोकसभा के दौरान बीमा भारती का देखा गया और पहले जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था उस समय से लेकर आगे तक अभी तक, तो हमें जरा ये बताइए कितना बीमा भारती के ऊपर ही उनकी ये जो छवि है जो अभी बताई जा रही है वो हावी होने वाली है? देखिए, जनता की यादाश्त बहुत कमज़ोर होती है, तो बीमा भारती उस समय क्या की, कैसे पाला बदली, फिर लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ी, इसका जनता के मन मस्तिष्क पर अभी तक वो यादाश्त में होगा, मैं इसको नहीं मानता हूं कि अब वो लोग भूल गए होंगे। फॉरगेटिंग नेचर के लोग होते हैं। लेकिन मामला ये है कि अगर जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर वो लगातार जीतते रही है, अगर वो आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर गई हैं, तो एक सामाजिक समीकरण वहां का क्या बनता है, इस पर चीजें डिपेंड करती है। जो सामाजिक समीकरण है, जो यादव समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो गंगोता समाज के लोग हैं, जो निषाद समाज के लोग हैं, जो केवट समाज के लोग हैं, उनका एक समीकरण, और एक कुर्मी कोयरी जिनका 48,000 वोट है, 45-46,000 वोट उनका भी है, गंगोता समाज का भी 45,000 वोट है, मुस्लिम समाज का भी 46,000 वोट है, 25,000 वैश्य का वोट है। अभी गोपाल यादव का जो हत्याकांड हुई है उसको लोग अभी भूला नहीं है। तो अब ये सामाजिक समीकरण वहां किनके पक्ष में गोलबंद होता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने पूरी ताकत वहां झोंक दी है। जो भी मिलने जाता है कहते हैं कि चले जाइए रुपौली, जरा देखिए माइक्रो मैनेजमेंट। डॉक्टर संजय, कल आपकी टास्क दे दिया, बिल्कुल कल आपके इन जो भी आपने विश्लेषण किया इसको भी हम करीब से देखने की कल कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं।